हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। आज हम जानेंगे कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में। यह कक्षा 10वीं के विज्ञान के अध्याय में से एक अध्याय है जिसे केमिस्ट्री के अंतर्गत यानी कि रसायन शास्त्र के अंतर्गत रखा गया है। और आपकी परीक्षा यानी कि जो बोर्ड की परीक्षा होने वाली है उसमें इसके वेटेज अच्छे खासे हैं, यानी अच्छे खासे मार्क्स आपको प्रोवाइड कर सकता है। उसके साथ ही ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हम इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्म में ही अध्ययन के तौर पर लेने वाले हैं। मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन के तौर पर आपको कुछ विशेष जानकारियां देके जाती हूँ। वो ये कि कार्बन जो है वो एक बहुत ही वर्सटाइल एलिमेंट होता है। इसके द्वारा हम कई यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। आपने अगर पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा है, जाना है, तो आपको ये जानकारी होगी कि ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, जिनके बारे में आपको समस्त भौतिक और रासायनिक गुण जानकारी के साथ मिलती हैं कि हाँ, आप उनके सभी रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के बारे में जानते हो। वहीं पे अगर हम बात करें तो कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें बनने वाले यौगिकों की संख्या या कार्बन के साथ संयुक्त होकर बनने वाले यौगिकों की संख्या अन्य के सापेक्ष, यानी अगर हम 118 तत्व में से कार्बन को सेपरेट कर दे तो बचे आपके 117 तत्व। अब यहाँ पर कंडीशंस क्या है कि 117 तत्व मिलकर भी उतने यौगिकों का निर्माण नहीं करते जितना कि अकेला कार्बन करता है। तो ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। साथ में आपको बेनिफिट के तौर पर ढेर सारे नंबर दिलाने वाला है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो एमसीक्यू बेस्ड हो, केस स्टडी बेस्ड हो, चाहे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हो। कई तरह के क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाते हैं कार्बन से। हम इन सभी के बारे में वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। अब चूंकि मैं आपको ये चीजें रिमेम्बर करवा दे रही हूँ कि ये जो क्लास है वो रिवीजन क्लास होने वाली है, और साथ में ये भी जानकारी मिलने वाली है कि इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से होने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन क्लास नहीं है कि मैं आपको इन सभी टॉपिक्स के बारे में बता पाऊं। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की क्यूरीज होती है, किसी भी तरह की अनकंफर्टेबिलिटी होती है कि आप इन टॉपिक्स को क्लियर नहीं कर पा रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी दुविधाओं के बारे में लिख सकते हो, अपनी क्यूरीज के बारे में लिख सकते हो, ताकि हम आपकी इन क्यूरीज को हल करने में मदद कर सके। आगे हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखते हैं, देखते हैं कि हमें इनसे क्या क्या सीखने को मिलता है। हम यहाँ पे कार्बन तथा उसके यौगिकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले बता रही हूँ कि इस अध्याय से सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होने वाला है कि कार्बन को सर्वोत्मुखी तत्व क्यों कहा जाता है, यानी वर्सटाइल एलिमेंट क्यों कहा जाता है। तो इसके लिए आपको कई क्यूरीज को जानना जरूरी है, कई जिज्ञासाओं को सुषुप्त करना आवश्यक है। जैसे कि ये कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो मैं यहाँ पर आपको बता के चल रही हूँ कार्बन की परमाणु संख्या 7 होती है, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से इसकी संयोजकता 4 है। और जैसा कि किसी भी रासायनिक बंध के अंतर्गत ये बात ज्ञात होती है या जानकारी होती है कि जिस भी तत्व के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है वो कभी भी पूर्ण रूप से अपने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करता, बल्कि वो साझा करता है, और साझेदारी के द्वारा बनने वाले बंध को यानी कि बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंध के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि कार्बन की संयोजकता जो है वो 4 होती है। अब 4 संयोजकता के आधार पर ये सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्सटिलिटी और आ जाती है, यानी कि प्रतिभावान तत्व होने के कारण इसके साथ एक व्यवस्था और आती है कि ये पोर्टेबिलिटी के साथ एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध तीनों ही परिस्थितियों के साथ बंध बनाने के लिए पूरी तरीके से अबल होता है। यानी कि कार्बन किसी भी तत्व के साथ परिस्थिति के अनुसार एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बना सकता है। इसीलिए ये सबसे लंबे श्रृंखला का निर्माण कर सकता है, यानी कि ये बहुत बड़ा चेन बना सकता है, जिसको हम इंग्लिश में कैटेनेशंस के नाम से जानते हैं या श्रृंखलन के नाम से जानते हैं। वहीं पे यदि अगर हम बात करते हैं श्रृंखलन में हम किस किस तरीके से इनको आपस में जोड़ सकते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया ये एकल बंध यानी कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड,
डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है और अपने आप को पूरी तरीके से संतुष्ट करता है। वहीं पे बात नेक्स्ट आती है आपके आइसोमरिज्म की। आइसोमरिज्म कहने का तात्पर्य ये होता है कि कार्बन के द्वारा बनाए गए यौगिकों की जो भी आणविक संरचना होती है यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, हम उसे डिफरेंट टाइप से शो कर सकते हैं और इसे प्रदर्शित करने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है आपका श्रृंखला के रूप में, दूसरा होता है शाखाओं के रूप में यानी ब्रांच के फॉर्म में, और तीसरा होता है वलय के रूप में यानी कि साइक्लिक फॉर्म में। अगर कार्बन के द्वारा बनाए गए यौगिकों की रासायनिक संरचना यानी कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर हम डिफर करके बताएं यानी अलग अलग संरचनाओं में प्रदर्शित करें तो इसी को आइसोमरिज्म कहा जाता है। यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला तो ये कि कार्बन को सर्वोत्मुखी तत्व क्यों कहा जाता है, दूसरी कंडीशन ये कि आइसोमरिज्म क्या है और इसमें हम कार्बन की अलग अलग संरचनाओं को किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला टॉपिक आपका ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाला यौगिक किस प्रकार का होता है। तो कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है या रासायनिक बंध बनाता है तो जो यौगिक हमें प्राप्त होते हैं एज अ प्रोडक्ट या एज अ उत्पाद, उसे हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पर हाइड्रोकार्बन भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहने का तात्पर्य है कि जब 2 कार्बन के बीच में एकल बंध हो तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। वहीं पे यदि कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध या त्रिबंध जैसी संरचनाएं बने तो हम उसे असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी एक प्रश्न बनता है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है और इनकी संरचनाएं किस प्रकार की होती हैं। इसी तरह की और भी जानकारियां जो कि कार्बन से संबंधित है और क्यूरीज जो कि आपको पूरी तरीके से जस्टिफाइड किया जाएगा और साथ में ये भी बताया जाएगा कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस इस चैप्टर को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। तो आपसे ये निवेदन है, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरी तरीके से अंत तक बनकर देखिए। वीडियो को, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों की भी बताइए, खास करके उन दोस्तों को जो कि इस बार 10th के पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हैं। अगर आप गार्जियन हो और आप देख रहे हो तो आप अपने बच्चों को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही सरलतम रूप है, बहुत ही इजी टेक्निक है जिसमें मैं आपको सिर्फ उन्हीं पैटर्नों को बता रही हूँ जिससे कि आपके बच्चे या आप अगर स्टूडेंट हो तो अच्छे नंबर्स गेन कर सकते हो। और कार्बन जिसे कि एक कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर माना जाता है वो आपको बहुत ही इजी रूप से समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ताकि आपकी सारी जिज्ञासाएं यहाँ पर पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो सके, शांत हो सके। आइए चलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में संबंध या फिर उनके बीच में विषमता को जानने की। अगर हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तो जैसा मैंने भी आपको बताया कि इसके अंतर्गत कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। वहीं पे अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो इसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि यहाँ पर कार्बन अपने संयोजकता को सेटिस्फाइड करने के लिए कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एकल बंध बनाता है। यहाँ पर वो द्विबंध और त्रिबंध का निर्माण करता है, द्विबंध और त्रिबंध का निर्माण करता है। इस तरीके से अगर हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बेसिक फॉर्मेट की बात करते हैं, बेसिक फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये होता है CnH2n+2। यहाँ पे n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ है नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर हम बात करते हैं किसी के भी फॉर्मूले की, जैसे कि अगर हम बात करें इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, किसी की भी बात लेते हैं, मान लेते हैं कि कार्बन जो है उसकी मात्रा या उसके एटम्स की संख्या 2 है तो यहाँ पर Cn यानी C के n की जगह पे 2 हो जाएगा, H2n यानी 2 × 2 + 2 = जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो होगा C2H4 और +2 यानी 6। इस तरीके से यह संरचना बनेगी C2H6 की।
यहाँ पर अगर हम बात करें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, तो इसमें दो तरह के फॉर्मूले आते हैं और इसे हम बोलते हैं एल्केन। इनमें दो अलग अलग भाग आते हैं, एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। सेम कंडीशन है, यहाँ पे CnH2n होता है और इसके अंदर यानी एल्काइन के अंदर CnH2n+2 -2 होता है। अगर हम बात करते हैं n को हम यहाँ पे भी 2 रखते हैं तो हमारा फॉर्मूला जनरेट होता है C2H4 और यहाँ पे जनरेट होता है C2H2। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये हाइड्रो यौगिक्स के यानी हाइड्रोकार्बन के यौगिक का निर्माण करता है। मैंने आपको फिर से रिमेंबर कराया, यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग होती है, एल्कीन में डबल बॉन्डिंग होती है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। लेकिन इस बात को आपको समझ के चलना है कि अगर हम इस तरह की चीजों को प्रयोग करते हैं तो इनकी जो सीरीज चलती है, जैसे कि इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ये एन ग्रुप होता है। जैसे अगर हमने बात की मेथेन की या इथेन की या फिर एक एग्जांपल ब्यूटेन की ले लेते हैं, तो ब्यूटेन के साथ जैसे ही एन ग्रुप जुड़ता है तो ये ब्यूटेन बनता है। अगर ब्यूट के साथ इन ग्रुप जुड़ेगा तो ब्यूटीन बनेगा और ब्यूट के साथ अगर आइन ग्रुप जुड़ेगा तो ब्यूटाइन बनेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हाइड्रोकार्बन के द्वारा यौगिकों का निर्माण किया जाता है, चाहे वो सैचुरेटेड हो या फिर अनसैचुरेटेड। इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इनके बीच के डिफरेंसेस को लिखना अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चल रहे हैं कि इसके बाद की कड़ी क्या आने वाली है। इसके बाद की जो कड़ी है वो है आपके फंक्शनल ग्रुप की। मैं आपको इसके संयोजकता के हिसाब से इसको जोड़ने की बात कहूंगी कि अगर आपको फंक्शनल ग्रुप की संयोजकता ही पता है तो हम उनके साथ इनको कनेक्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात है ये जानिए कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, यानी प्रयागात्मक ग्रुप समूह किसे कहा जाता है। ये वे तत्व होते हैं, ये यौगिक होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं और एक नए प्रवृत्ति के पदार्थ का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। फंक्शनल ग्रुप में जिनका जिनका जो नाम है, जिनकी जो वैलेंसी है और वो जुड़ने के बाद किस तरह से उनको नॉमेनक्लेचर में उनका नाम रखा जाता है, ये चीज हम यहाँ पर जानेंगे। हम अगली कड़ी में फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रयागात्मक समूह के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जब हम हाइड्रोकार्बन के साथ इस तरह के अलग तत्वों को संयोजित करते हैं या यौगिकों को संयोजित करते हैं तो नए उत्पादों का निर्माण होता है और उनको हम अलग नामों से जानते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहली बात कर रहे हैं हेलो ग्रुप की। हेलो ग्रुप जो है उसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये सारे आ जाते हैं जिनकी संयोजकता ऑलरेडी एक होती है, जो एकल बंध बनाकर यानी कि इनकी वाय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है और वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके उसके साथ संयोग करके वो अपने आप को सैचुरेटेड कर लेते हैं। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे जान के चलनी होगी कि अगर बात क्लोरीन और ब्रोमीन की है तो जब भी अगर हम इसको इथेन के साथ, मीथेन के साथ, प्रोपेन के मतलब किसी भी ग्रुप के साथ जोड़ते हैं तो ये हमेशा पहले लगाया जाता है, यानी प्रीफिक्स के तौर पे लगाया जाता है। जैसे कि अगर हमने इसको ब्यूटेन के साथ जोड़ा जहां पे C4H 4 दूनी 8 और 2 10, यानी इसके साथ अगर हम जोड़ रहे हैं तो इसे अगर ब्रोमीन के साथ जोड़ना है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी C4H9Br। लिखते समय हम इसे पीछे लिखते हैं लेकिन पढ़ते समय हम इसे ब्रोमोब्यूटेन के नाम से जानते हैं। हम लिखते समय इसे पीछे के साइड लिखते हैं लेकिन बात जब इनको पढ़ने की आती है कि इनका नाम क्या होगा तो इसे ब्रोमोब्यूटेन कहेंगे, क्योंकि ब्रोमीन का प्रोनाउंसिएशन सबसे पहले करना है। और अगर बात हम इसकी स्ट्रक्चर की करते हैं तो इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा जो मैं आपको बता रही हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं की जगह पे हमने ब्रोमीन जोड़ा, बाकी जगह हम हाइड्रोजन को फिल करते हैं क्योंकि हाइड्रोजनों की संख्या यहाँ पे 9 है। इसी तरीके से आप इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो आपने देखा, इसी तरीके से हम इसका डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं और बनाते हैं। यहाँ पे बात आगे की जो होगी वो हम नॉमेनक्लेचर में बताएंगे। मैं इसको इरेज कर ले रही हूँ ताकि मैं और भी फंक्शनल ग्रुप को आपको एक्सप्लेन कर सकूं। उसके बाद बारी आती है एल्कोहल की। एल्कोहल OH ग्रुप होता है,
सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन का ही प्रोनाउंसिएशन हम प्रीफिक्स के तौर पर करते हैं। बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनमें हम एज अ सफिक्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हम अल्कोहल को लगा रहे हैं, ये ऑल ग्रुप होता है। अब ऑल ग्रुप कहने का मतलब ये है कि ब्यूटेन के साथ ऑल जुड़ने के बाद ये ब्यूटेनॉल बनेगा, ठीक है। यानी इसे हम हमेशा सफिक्स के तौर पर एल्डिहाइड को, कीटोन को और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम पढ़ते समय हमेशा इनको जोड़ने का कार्य पीछे करते हैं और पढ़ते समय भी इनको पीछे ही प्रोनाउंशिएट करते हैं। इनकी संयोजकता के हिसाब से हम इन्हें किसी भी हाइड्रोकार्बन के ग्रुप में सम्मिलित करते हैं या संयुक्त करते हैं। इसके बाद बारी आती है आपकी समजातीय बंध की, यानी कि समजातीय समूह की। समजातीय समूह कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम हाइड्रोकार्बन की जो 3 सीरीज है, जैसे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनको अगर परस्पर जोड़ते हैं तो इनकी गुणवत्ता एक जैसी होती है, क्योंकि सारे के सारे हाइड्रोकार्बन है और ऐसे समूह को समजातीय समूह के नाम से जाना जाता है। इनमें 2 बंधों के बीच में जो डिफरेंसेस होता है वो CH2 का होता है। CH2 को रिप्लेस करके हम दूसरे होमोलोगस सीरीज को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि समजातीय समूह को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछे जाने हैं ये कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, उनकी श्रृंखला क्या होती है, उसको सफिक्स और प्रीफिक्स के तौर पर किस तरीके से नॉमिनेट करते हैं, यानी उनका नामकरण करते हैं, और उनकी संयोजकता के हिसाब से उनके बनने वाले मॉलिक्यूलर और डॉट स्ट्रक्चर को यहाँ पर पूछा जाता है। अगली जो कड़ी है वो ये जानने की है कि अगर हम इस तरह के फंक्शनल ग्रुप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे किस तरह के तत्वों का निर्माण होता है। अब यहाँ के सीरीज में मैं उन तत्वों के नाम लिखूंगी जो कि फॉर्मूले के हिसाब से उनकी व्यवस्था को देखना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले एक टॉपिक और है जो कार्बन के रिगार्डेड ही है, कार्बन के साथ होने वाले संयोजन अभिक्रिया की, वियोजन अभिक्रिया की, और साथ में अपचयन या उपचयन को लेकर है, जो कि आपके टॉपिक में दिया है, जिसको हम कंबशंस के नाम से जानते हैं, एक्सोथर्मल, इंडोथर्मल रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। उनसे रिगार्डेड भी क्वेश्चंस होंगे, उनके एग्जांपल्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते हैं। जब भी पूछा जाता है इक्वेशनल क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि समीकरण दिया होगा और उसको आपको पहचानना होगा कि ये कार्बन के साथ संयुक्त होकर किस प्रकार की अभिक्रिया को संपन्न करते हैं। आगे की कंटिन्यूटी प्रोवाइड करते हुए मैं आगे के क्वेश्चंस को आपको बताती हूँ, लेकिन इस क्वेश्चंस को जानने के लिए और इन जानकारियों को बनाए रखने के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए कार्बन के क्लास में, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चंस को पूरी तरीके से अटेम्प्ट कर पाओ और अच्छे खासे नंबर ला पाओ। कार्बन की अध्याय में और भी जानकारियों के साथ ये चीजें मैं आपकी मेमोरी में रखना चाहती हूँ कि कार्बन को लेकर जो यौगिक निर्मित किए जाते हैं, कार्बन से संबंधित होकर जिन यौगिकों का निर्माण किया जाता है उनका नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से होता है, इसको लेकर मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज के बारे में, यानी समजातीय श्रेणियों के बारे में भी यहाँ पर बताया है। इसके बाद की जो बारी आती है कि 2 अलग यौगिकों के बारे में आपको अध्ययन करना है। इन यौगिकों में आपका है एथेनॉल तथा एथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH और एथेनोइक एसिड का होता है CH3COOH। इनके फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज को आपको देख के चलना है, यानी कि ये दोनों ही यौगिक किस प्रकार से निर्मित होते हैं, इनके निर्माण में किन किन तत्वों या अभिकारकों की उपस्थिति होती है, ये किस रूप में प्राप्त किए जाते हैं, या फिर इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। अगर आप भौतिक गुणों की बात करते हो तो भौतिक गुणों के आधार पर इनकी अवस्था, इनका मेल्टिंग और इनकी बॉइलिंग पॉइंट को जानना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। इसके रिगार्डेड क्वेश्चंस किए जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात रासायनिक गुणों की करते हैं तो इनका निर्माण किस विधि के द्वारा होता है या किस प्रकार से इनको प्राप्त किया जाता है, ये अगर जल या विलयन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो किस प्रकार से उत्पाद का निर्माण करते हैं, ये सारी जानकारी आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग 3 नंबर के क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, ये कंपलसरी है। अगला टॉपिक जो है वो अपमार्जन और साबुन को लेकर है, यानी अपमार्जन और साबुन का निर्माण विधि के उपरांत आप उनको कार्य करने की दक्षता के आधार पर देखते हो कि साबुन किसी भी तैलीय गंध को या फिर मैल को किस प्रकार से विघटित करता है, किस प्रकार से तोड़ता है। इसकी पूर्ण संरचना के साथ अगर विवरण का प्रश्न पूछा जाए तो ये 5 मार्क्स का बनता है, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ विवरण पूछा जाए तो 3 मार्क्स का, या फिर अगर सिर्फ और सिर्फ आरेख पूछा जाए तो 2 मार्क्स का। तो कुल मिला जुलाकर
ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि आपको अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। एक बार फिर से मैं आपको इस अध्याय से संबंधित जितने भी आवश्यक प्रश्न हैं उनको रिपीट मोड में आपको बता रही हूँ, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए कि इस अध्याय में किन किन चीजों को पढ़ना है जो आपके लिए आवश्यक है। तो पहला है, किसी भी तत्व में अगर हम कार्बन की उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो कार्बन को सर्वोत्मुखी तत्व क्यों कहा जाता है। अगर हम कार्बन को अलग अलग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में दिखा सकते हैं तो उनका स्वरूप क्या होगा और उनको किस नाम से पढ़ा जाएगा, जो कि आपके कार्बन के नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत आता है। कार्बन के साथ किस किस तरह के प्रयागात्मक समूह को जोड़ा जाता है और उनका रासायनिक सूत्र क्या होगा। अगली बारी आती है एथेनॉल और एथेनोइक एसिड की गुणवत्ता, रासायनिक और भौतिक गुण धर्मिता क्या होती है। एथेनोइक एसिड या फिर एथेनॉल को बनाने की क्रियाविधि क्या होती है। ये फॉर्मुलेशंस के साथ आ सकता है, यानी कि इसके पूरे समीकरण को आपको लिखना होगा, तब आपको जाकर पूरी तरीके से नंबर को आप सेटिस्फाइड कर पाओगे और आपको वो नंबर प्राप्त हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबुन और अपमार्जक को लेकर है कि ये किसी भी मैल को काटने के लिए किस प्रकार की अभिक्रिया का प्रयोग करता है। यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपके जलरागी और जल विरागी की बात की जाती है। एक हिस्सा आयनिक भाग का होता है, दूसरा हाइड्रोकार्बन की चेन का होता है। इस तरह की संरचना आपके बुक में दी गई है, जो कि ऑलरेडी सिर्फ 2 मार्क्स की होती है और 3 मार्क्स में एक्सप्लेनेशन आता है। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा है कि मेरे इस क्लास के बाद कार्बन को लेकर आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी वो हल हो चुकी होंगी, और उसके बावजूद भी अगर कुछ दुविधा रह जाते तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने प्रश्नों को रख सकते हो, अपने जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास कर सकते हो। मैं आपकी मदद करूं, इसके लिए जरूरी है कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने प्रश्नों को वहां पर इंडिकेट करो, दर्शाओ कि आप क्या जानना चाहते हो और किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त होना चाहिए। अगला जो अध्याय मैं आपको अपने क्लासेस में एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो साइंस के ही फिजिक्स का होगा। अब फिजिक्स में जो चैप्टर आपके सबसे ज्यादा नंबर गेनिंग है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, कहने का मतलब विद्युत धारा, और उसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन से चैप्टर्स में, इन दोनों ही चैप्टर्स में कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। एक बार फिर से चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें आप किसी भी तरह की भूल मत कीजिएगा, और अगर आपको कोई सजेशन देना है या फिर कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना सजेशन जरूर दीजिए, ताकि हम आपके अनुसार आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने में आपकी मदद कर पाए। धन्यवाद।